हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सिग्निफिकेंट कंटेम्प्रेरी राइट्स ऑफ सिटीजन्स। इसी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि है पब्लिक सर्विसेज गारंटी के बारे में। क्या होती है ये पब्लिक सर्विसेज, क्या पर्पस है इसके, क्या एम है, और इसी के साथ साथ हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बिना अपना वक्त ज़ाया किए बच्चों, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टर्म है पब्लिक सर्विस, तो पब्लिक वर्ड से ही हमको समझ आता है। पब्लिक टर्म जब यूज होता है, प्राइवेट तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात हो जाती है। जब ये टर्म पब्लिक का इस्तेमाल करते हैं तो इट इज मोर ऑफन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट, मोर ऑफन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट। जब हम बात करते हैं पब्लिक सर्विसेज की, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विसेज की, तो गवर्नमेंट ये सर्विसेज किसको देती है? गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज जो देती है वो देती है अपने सिटीजन्स को। गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज किसको देती है? अपने कंट्री के सिटीजन्स को। बस उसी को हम बुलाते हैं पब्लिक सर्विसेज। नाउ पब्लिक सर्विसेज इज एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट एंड इट इज ऑफर्ड एंड गारंटीड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज इज नथिंग बट दी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट की, जो कि अपने सिटीजन्स को अपनी सर्विसेज देती है। सर्विसेज एजुकेशन सर्विस हो सकती है, हेल्थ केयर सर्विसेज हो सकती है, इंश्योरेंस सर्विस हो सकती है। एनी सर्विसेज विच आर बीइंग ऑफर्ड टू द सिटीजन्स बाय द गवर्नमेंट becomes your public service. Now, public services offer the most common interface between the citizens and the state. तो ये एक लिंक होता है between whom? Between the citizen and the state. कौन? हमारी public services. Their functioning, delivery shape people's sense of trust in and expectations of government. अब ये जिस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये इसीलिए फंक्शन करते हैं क्योंकि लोगों का एक भरोसा है, उन्होंने हमें इलेक्ट किया है, हमें गवर्नमेंट बनाया है, तो गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज अपने सिटीजन्स को जाती है, तो एक सेंस ऑफ ट्रस्ट जो है वो हम बिल्ड करते हैं। और क्योंकि हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खुद ही सिलेक्ट की है, अपनी गवर्नमेंट को बनाई है, तो हम उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। नाउ द गवर्नमेंट थ्रू इट्स वेरियस टायर्स, व्हाट आर द 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट? सिंपल, लोकल लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है और सेंट्रल लेवल पर हमारी गवर्नमेंट होती है। एम्स टू प्रोवाइड इक्विटेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये जो वर्ड है इक्विटेबल, इसका सिंपल मतलब होता है सोशल जस्टिस, इंसाफ करना। इंसाफ कैसे कर रहे हैं हम? हमारे देश में अमीर भी है, हमारे देश में गरीब भी है, तो गवर्नमेंट दोनों को ही उनके हिसाब से डिजर्विंग फैसिलिटी जो है वो देती है। जैसे गरीब है, उनको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है, अमीरों को ज़्यादा मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देंगे किसी भी सर्विसेज से। सर्विस तो हमारी दोनों के ही लिए है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं? सोशल जस्टिस की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, जब आता है हमारा ये वर्ड इक्विटी। इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देते हैं। जैसे कि अगर अमीर, अगर अपर क्लास लोग स्कूल्स प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, कॉन्वेंट स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर गरीब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो क्या उनको पढ़ने का राइट नहीं है? डेफिनेटली है। अगर वो मेडिकल सर्विसेज अच्छी अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है? डेफिनेटली है, क्योंकि ये हमारे राइट ऑफ सिटीजन्स के अंदर, राइट टू लाइफ के अंदर आता है। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे अगर इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की, तो जैसे अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं, गरीबों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं इक्विटेबल, यानी कि सोशल जस्टिस करना अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने ही सिटीजन्स के साथ में। सो basically they provide equitable standard of living by opening up schools and hospitals, running an efficient public delivery system and improving the standard of living of the people। और इसी के साथ साथ हम क्या करें? एक बहुत ही efficient public delivery system करते हुए अपना standard of living अपने लोगों का improve कर रहे हैं। Now, these services are provided by the government to its citizens either directly or by financing the private players। कुछ सर्विसेज गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स को डायरेक्टली ऑफर करती है, और जहां उस एरिया में अगर वो ऑफर नहीं कर सकती तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को एंटर करने का भी मौका देती है। Now, these services are to be provided within a stipulated time frame under the Public Services Guarantee Act or Right to Services Act in India। यानी ये जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है और ये जो राइट टू सर्विस है, दोनों ही सेम है। तो जब आप अपनी सर्विस देते हो तो एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम के अंदर ही आप अपनी सर्विसेज क्या करते हो? अवेल करते हो अपने सिटीजन्स के लिए। Now, some of the common public services which are to be provided as per the act are issuing of birth, caste, marriage, domicile certificates, electric connections, voters ID card, ration card, copies of land records and so on।
पब्लिक सर्विसेज की बात किया हमने, तो पब्लिक सर्विसेज समझ भी लेते, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना गवर्नमेंट की तरफ से होता है, उसी के साथ साथ आपका वोटर आईडी इशू करना गवर्नमेंट की तरफ से है, आपके आधार कार्ड या फिर आइडेंटिटी कार्ड इशू करना गवर्नमेंट की तरफ से है, कास्ट सर्टिफिकेट इशू करना गवर्नमेंट की तरफ से है, लैंड के रिकॉर्ड्स देना वो भी हमारे गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है। तो बस यही सारी सर्विसेज जो कि सिटीजन्स को मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो हमारी पब्लिक सर्विसेज होती है, जो कि आती है पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट या फिर राइट टू सर्विस एक्ट, जो कि हमारे कंट्री में है। आई होप वी आर क्लियर विद द ओवरऑल जिस्ट की पब्लिक सर्विसेज होता क्या है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो याद रखना, आपको ये कॉमन सर्विसेज जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है, जो सबसे लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप इन सबको याद रख लेंगे, आपको पब्लिक सर्विसेज आसानी से याद हो जाएगा। एक्सप्लेन दी कंसेप्ट के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी आसान है, आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पर लिखने की आपको ज़रूरत बच्चों नहीं है। नाउ मूविंग अहेड with the same topic, MP was the first state in India to enact Right to Services Act on 18th of August 2010। तो हमारे देश में जो पब्लिक सर्विसेज एक्ट या राइट टू सर्विस एक्ट जो स्टेट में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ है वो है हमारा MP, यानी कि मध्य प्रदेश। कभी हुआ है? 18th of August 2010। बिहार वॉज द सेकेंड टू इनैक्ट दिस बिल ऑन 25th of July 2011। सेकेंड कहाँ पर हुआ? बिहार में हुआ। उसके बाद बाकी जो दूसरे हमारे स्टेट्स है, राज्य है, दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, गोवा है, महाराष्ट्र जो हमारा स्टेट है, पंजाब, राजस्थान, केरला, यूपी, हरियाणा, उड़ीसा हैव इंट्रोड्यूस्ड सिमिलर लेजिस्लेशन फॉर इफेक्टिंग द राइट टू सर्विसेज टू दी सिटीजन्स। तो बेसिकली एमपी में सबसे पहले आया, बिहार में सेकेंड नंबर पर आया, उसके बाद अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने भी इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है पब्लिक सर्विसेज का। 3 मार्क के लिए कॉन्सेप्ट आता है, इतना पूरा आप 3 मार्क के लिए लिखोगे, गारंटी है 3 मार्क्स आपको पूरा मिलेगा उसमें। ओके नाउ अब इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हम देखेंगे बच्चों। ये एक्ट क्यों आया, कैसे आया, ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन क्या है, इसको समझेंगे। सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव। अब राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट या फिर पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट का एम क्या है? टू कॉन्वर्ज, दैट मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर वेरियस गारंटीज अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला एट दी स्टेट लेवल। यानी स्टेट लेवल के अंदर ही हमने क्या किया, कई सारी पब्लिक सर्विसेज है ना जो हम दे रहे हैं, आइडेंटिटी कार्ड इशू करना, वोटर कार्ड इशू करना, आधार कार्ड इशू करना, पैन कार्ड इशू करना, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, ये सब गवर्नमेंट के अलग अलग क्या है, सर्विसेज है। तो उन सबको एक अम्ब्रेला के अंदर ही हमको क्या करना है, लाना है, जो कि स्टेट लेवल पर हमको लेकर आना था। दे एम टू प्रोवाइड इम्प्रूव्ड पब्लिक सर्विसेज। दूसरा एम क्या था? पहले तो ये सारे के सारे सर्विसेज को कॉन्वर्ज करना, सबको एक साथ एक अम्ब्रेला के अंदर लेकर आना, यानी एक साथ लेकर आना। दूसरा क्या था एम उनका? हमारी पब्लिक सर्विसेज जो हम दे रहे हैं ना वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, पब्लिक को लगना चाहिए हाँ भाई गवर्नमेंट का काम है, इसमें ज़्यादा डिले नहीं होता है। अगर हमने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया, अगर हमने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, 15 से 20 दिन के अंदर बन के आ रहा है, तो ये तो कितनी अच्छी सर्विसेज है। यानी कि सर्विसेज को इम्प्रूव करना। रिड्यूसिंग करप्शन थ्रू इम्पोजिंग पेनल्टीज ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर डिफॉल्टिंग। करप्शन प्रैक्टिसेस हो रही है, फाइन मारो उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर, हमारे उन पब्लिक सर्वेंट के ऊपर जो कि क्या करते हैं, करप्शन को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं या फिर काम पर टाइम पर काम अपना कंप्लीट नहीं करते हैं। imposing a time frame for delivery of services and aim at universalization of public services। एक टाइम फ्रेम सेट करके रखो, अगर पैन कार्ड इशू करना है तो जब भी एक कैंडिडेट ने अप्लाई किया 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, 20 दिन के अंदर आ जाना चाहिए, ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम रखना ही है, तभी जाकर ये सारे एम्प्लॉयज़ हमारे सर्वेंट हमारे काम करेंगे, नहीं तो टाइम पर काम नहीं करेंगे। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव क्या है हम फिर से पढ़ेंगे, सारी सर्विसेज को एक साथ टू ब्रिंग अंडर वन सिंगल अम्ब्रेला एट दी स्टेट लेवल। दूसरा हमने क्या किया, पब्लिक सर्विसेज को हमको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। कोई करप्शन प्रैक्टिसेस कर रहा है, कोई डिफ़ॉल्ट में आया है तो हमको उसको क्या करना, फॉल्ट में आया है यानी कि अपना काम टाइम पर नहीं करता है, सही से नहीं करता है, उसको पेनल्टी चार्ज करो। और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हमने सेट किया कि उस टाइम फ्रेम के अंदर ही हमारे सिटीजन को ये सर्विसेज जो है वो मिल जानी चाहिए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है पब्लिक सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंड आता है हमारा प्रोसीजर फॉर एक्सेस टू सर्विस। अब इसका प्रोसीजर क्या कहता है, सर्विस एक्सेसिबल कैसे है। नाउ द प्रोसीजर ऑफ एक्सेसिंग द सर्विसेज अंडर द RTPS यानी कि राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट इन वेरियस स्टेट्स ब्रॉडली फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न, दैट इज सिटीजन अप्रोचेज द डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। यानी सबसे पहले क्या करना है हमको, अगर पैन कार्ड बनाना है
या फिर बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना है, तो हम जो डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, जो एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में वो काम होता है, हम वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जो काउंटर नंबर लिखा रहता है कि अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना है यहाँ पर आओ, बर्थ सर्टिफिकेट में चेंजेस करना है तो काउंटर नंबर 2 है या 4 है, इधर पे जाओ। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम वहाँ पर बनाई गई है। तो हमारा काम क्या है, सिटीजन क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी या ऑफिसर को क्या करता है, अप्रोच करता है। अब अप्रोच करता है, समझ लीजिए मुझे मेरे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ जाकर उनसे एक फॉर्म ले लिया। अब वो फॉर्म जो मुझे देंगे, यानी कि वो मेरा एप्लीकेशन हो गया उस सर्विस का, कि भैया ये मेरा बच्चा है, सो एंड सो डेट पे, सो एंड सो टाइम पर, सो एंड सो हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, ये उसका सारा डिटेल्स मैंने एप्लीकेशन फॉर्म पे लिख कर दे दिया। अब उसके बाद में रिसीव्स एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द एप्लीकेशन। ठीक है, अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बोला चलो ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है तो ये हमारी सो एंड सो चार्जेस है, समझ लो 5 रुपये, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपये, जो भी हमारी फीस है वो हमने आपको बोल दिया, आपने वो पे कर दिया। अब मैंने एक्नॉलेजमेंट यानी कि एक रिसीट आपको फाड़ कर दे दी कि ये लो ये रिसीट, जब आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा तो ये रिसीट आपको हमको क्या करनी होगी, दिखानी होगी। एंड द सर्विसेज इज देन प्रोवाइडेड विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम और रिजेक्टेड इन द सेम टाइम फ्रेम विद रीजंस। अब हमने क्या किया, आपको रिसीट फाड़ कर दे दी, बोले कि चलो ठीक है आ जाओ, 20 दिन के बाद आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 20 दिन का टाइम फ्रेम दिया है कि 20 दिन के बाद आओ, आपका क्या हो जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट आपके बच्चे का इशू हो जाएगा। अब 20 दिन के बाद आप आते हो तो चांसेस है कि तभी भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी ये गए अलग अलग ऑफिसर्स के पास में जो कि इसको इशू करके देते हैं। तो जब अलग अलग ऑफिसर्स के पास गया, अगर किसी रीज़न से ऐसा लगा कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो आपका एप्लीकेशन वहाँ पर रिजेक्ट भी हो सकता है, या फिर उस 20 दिन के अंदर अंदर आपका काम भी हो सकता है, यानी कि 20 दिन के बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू होकर भी मिल सकता है। तो जो 20 दिन का टाइम फ्रेम है वो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है कि उसके अंदर काम हो जाना चाहिए। अगर रिजेक्ट होता है तो रीज़न देना होता है कि आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट क्यों किया गया। सिटीजन देन कैन अपील अगेंस्ट द डिले और डिनायल ऑफ द सर्विस। और अगर सिटीजन को लगता है नहीं ये तो बेवजह मेरे क्या किया, मुझे मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, तो चाहे तो वो फिर आगे अपने प्रोसीजर के साथ बढ़ सकता है, जो कि आता है हमारे रिड्रेसल की तरफ। Now, on failure to provide the service by the designated officer within the given time frame or rejected to provide the service, the aggrieved person can approach the first appellate authority. ओके अब रिड्रेसल में क्या होता है, अगर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है कि नहीं भैया तुम्हारा एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दिया है सो एंड सो रीज़न की वजह से, या फिर रीज़न नहीं दिया है लेकिन मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है, अब मुझे रिड्रेसल चाहिए, मुझे जानना है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, जो भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर ने उस टाइम फ्रेम पर मेरा एप्लीकेशन के ऊपर काम नहीं किया या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया, तो मैं एक अग्रीव्ड पर्सन हूँ। अग्रीव्ड पर्सन का मतलब होता है यहाँ पर जो उस किसी प्रॉब्लम से या किसी सिचुएशन से गुजरा हो, यानी कि मेरा काम नहीं हुआ है तो मैं अग्रीव्ड पर्सन कहलाऊँगी, जिसको अप्रोच करना है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे कि ठीक है मुझे कंप्लेन करनी है, तो कंप्लेन करने के लिए एक स्पेसिफिकली सीनियर रैंक पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, मैं उसको जाकर क्या करूँगी, कंप्लेन करूँगी। अब ये जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है ये आपकी हियरिंग करता है, यानी कि सुनता है कि आप क्या कंप्लेन लेकर आए हो, और फिर उसके ऊपर है वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है आपकी अपील को। अपील का मतलब होता है रिक्वेस्ट। फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का काम क्या होता है कि आप जो रिक्वेस्ट लेकर आए हो, दरख्वास्त लेकर आए हो, उसका काम है कि वो उसको सुने। अब सुनने के बाद वो अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेगा, ही मे एक्सेप्ट और रिजेक्ट योर अपील बाय मेकिंग अ रिटन ऑर्डर स्टेटिंग द रीजंस फॉर द ऑर्डर। अब वो आपके एप्लीकेशन को, आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, राइटिंग में आपको देगा रीज़न के साथ में, ऑर्डर एंड इंटीमेट द सेम टू द एप्लीकेंट एंड कैन ऑर्डर द पब्लिक सर्वेंट टू प्रोवाइड द सर्विस टू द एप्लीकेंट। या तो रिजेक्ट कर दिया हमारे रिक्वेस्ट को उसने, अगर एक्सेप्ट किया तो वो जो पब्लिक सर्विस अथॉरिटी है, वो ऑफिसर है डेजिग्नेटेड जिसने मेरा काम नहीं किया है, उसको राइटिंग में ऑर्डर लिख कर देगा और बोलेगा कि भैया तुमने इसका काम नहीं किया है, इसका काम जो है टाइम पर कंप्लीट करके दे दो। तो ये काम होता है फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी का। फिर आती है हमारी अपील। एन अपील कैन बी मेड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी टू द सेकेंड अपीलिएट अथॉरिटी। अब मुझे सीनियर ये मेरी बात नहीं मान रहा है, ये अगर मेरे अपील को, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहा है, तो मैं उसके आगे बढ़ूंगी, उसका भी कोई सीनियर होगा, मैं उसको अप्रोच करूंगी जो कि सेकेंड अपीलिएट अथॉरिटी होगा, जो कि अगेन एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है मेरे एप्लीकेशन को, और सेम रिटर्न ऑर्डर जो है वो लिख कर देगा, किसको, मुझे बताएगा मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है या सिलेक्ट हुआ है। सिलेक्ट हुआ है वेल एंड गुड, रिजेक्ट हुआ है तो आगे मुझे क्या करना है वो भी मुझे पता चलेगा। अगर एक्सेप्ट हुआ है तो एप्लीकेंट को क्या करेगा, इंटीमेट करेगा, यानी कि इन्फॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव
penalty. Now, the second appellate authority can order the public servant to provide the service to the applicant or can impose penalty on the designated officer for deficiency of service. अब ये जो सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है, ये जो उससे भी बड़ा ऑफिसर है, वो क्या करेगा, पब्लिक सर्वेंट को ऑर्डर करेगा या तो सर्विसेज दे दे अपने एप्लीकेंट को, और उसी के साथ साथ इम्पोज करेगा पेनल्टी, यानी कि फाइन चार्ज करेगा, तुमने सही से सर्विस क्यों नहीं दी हमारे इस सिटीजन को, इस एप्लीकेंट को जो हमारे पास रिक्वेस्ट लेकर आया है, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। और वो तुमको, उसको कोई ज़रूरत नहीं है तुमको रीज़न देने की। अगर मैं पब्लिक डेजिग्नेटेड ऑफिसर हूँ, मैंने किसी की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, और उसने मेरे अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेंट किया है, सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा, तो मैं सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी को नहीं पूछ सकती क्यों भाई तुमने मुझ पर फाइन क्यों मारा है। नो, आई कैन नॉट डू दैट। मैंने डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस रखी, मैंने सर्विसेज सही से नहीं दी है, तभी जाकर मुझ पर ये पेनल्टी जो है वो इम्पोज हुई है। अब ये जो पेनल्टी है, ये जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है, वो तो होगा ही, सवाल जवाब तो तुमसे होगा, तुमने काम सही से क्यों नहीं किया, पेनल्टी भी होगी, और इस पेनल्टी का रेंज होगा 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना जो है वो भरना पड़ सकता है उस पब्लिक डेजिग्नेटेड ऑफिसर को जिसने अपना काम सही से नहीं किया। फिर आता है हमारा कॉम्पेंसेशन। एप्लीकेंट मे बी कॉम्पेंसेटेड आउट ऑफ द पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन द ऑफिसर। अब क्योंकि मैं एक एप्लीकेंट हूँ, मेरा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए मैं फर्स्ट अपीलेट के पास गई, सेकंड के पास गई। अब वहाँ पर अगर मेरे साथ इंसाफ हो रहा है, लेकिन इन सब के दौरान मेरा कई सारा नुकसान हुआ, मेंटल आउटबर्स्ट हुआ है, मुझे फिजिकली मुझे बार बार अपना काम छोड़ के भाग दौड़ करनी पड़ी, ये सारे नुकसान का खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा। तो मुझको जो है वो कॉम्पेंसेशन जो है वो भी मिल सकता है हमारे सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी की तरफ से। The appellate authorities has been granted certain powers of a civil court while trying a suit under Code of Civil Procedure. तो Code of Civil Procedures के तहत सिविल कोर्ट के कुछ पावर्स जो है हमारे अपीलेट अथॉरिटी के पास होते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इशुएंस ऑफ समन टू द डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स एंड अपीलेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे क्या मिल सकता है, कॉम्पेंसेशन मिल सकता है, मेरा किसी भी तरीके का नुकसान हुआ इस दौरान तो। Okay, so since they have been granted certain powers of a civil court while trying a suit under Code of Civil Procedure 1908, अगर एक सूट, एक केस फाइल होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स दिखाओ जहाँ पर मुझे पता चले कि हाँ भाई तुम्हारे साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है। इशुएंस ऑफ समन, समन का मतलब होता है बुलाना, टू कॉल, समन का मतलब होता है टू कॉल। अब किसको बुलाया जाएगा, वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बुलाया जाएगा और उस अपीलेट्स को बुलाया जाएगा, एप्लीकेंट को बुलाया जाएगा। जैसे कोर्ट में होता है ना, एक मुजरिम होता है, एक उसके अगेंस्ट जो केस फाइल करता है इंसान, तो इन सबको कोर्ट में बुलाया जाता है ना कि भाई तुम सब आओ और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सेम होता है यहाँ पर, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अगेंस्ट केस फाइल हुआ, हमने उसको बुलाया, जो एप्लीकेंट है उसको बुलाया, अपीलेट ऑफिसर को बुलाया। अब हम बोलेंगे कि बताओ भाई क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, वो हम देखते हैं हमारे कॉम्पेंसेशन के अंदर। फिर आता है हमारा प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन। नाउ सम ऑफ द चैलेंजेस इन इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आर इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स फ्रॉम द एप्लीकेशन टू द रिसिप्ट ऑफ सर्विस ऑफ बाय द सिटीजन। अब कुछ चैलेंजेस जो फेस करना पड़ता है हमको टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के लिए, तो कई सारे हमारे प्रोसीजर होते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स बहुत है, तो उन नंबर ऑफ स्टेप्स को हम फ्रॉम द एप्लीकेशन टू द रिसीट ऑफ अ सर्विस बाय द सिटीजन, यानी कि हमारा स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 10 तक पहुंचोगे तभी जाकर आपको ये फाइनल स्टेप है जहाँ पर डिलीवरी ऑफ सर्विस मिलती है। तो बीच में ये जो 9 स्टेप आते हैं ना हमारे, ये 9 स्टेप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बहुत ही बड़ा बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। तो हमको इसको क्या करना है, ये एक चैलेंज है, हम कुछ स्टेप्स को अगर एलिमिनेट कर सके तो हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, कम हो जाता है। Considering that many services are delivered at the block level and above, efficiency in real terms would be achieved if the number of trips that a citizen must make to the service delivery center is reduced. अब कुछ सर्विसेज ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही मिल जाती है, तो ज़रूरी नहीं है स्टेट और नेशनल लेवल तक अप्रोच करें। हमारा मेन एजेंडा ये है कि हम चाहते हैं कि ये नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना ये रिड्यूस कर दो, तो बार बार एक सिटीज़न को हमारे सरकारी दफ्तर में आने की ज़रूरत अपनी सर्विसेज लेने के लिए नहीं पड़नी चाहिए। दिस रिक्वायर्स प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स एंड मिनिमम स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो अब इसके लिए क्या ज़रूरत है कि हम अपने प्रोसेस को हो सके उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर ले। सिटीजन्स को अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पहले से ही मिली हुई रहे
तो कहीं ना कहीं काफ़ी आसान हो जाएगा हमारा भी काम। एंड मिनिमम स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, और हम जितना हो सके उतना नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ डिलीवरी सर्विसेज को हम रिड्यूस कर सके। Process simplification also entails measures for transparency, citizen centricity and fixing of accountability for service delivery. प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन ये भी कहता है, प्रोसेस सिंप्लीफाई करना चाहता है यानी कि हम एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना चाहते हैं। हमारा काम कैसे होता है ये जनता को पहले से ही पता होगा। सिटीजन सेंट्रिसिटी यानी कि सिटीजन सेंट्रिक होगा, सिटीजन को ध्यान में रखते हुए हमको अपने प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गवर्नमेंट बैंक है, आप बैंक में एंटर करते हो तो एक छोटे से काम के लिए आपको कितनी देर रुकना पड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिटीजन सेंट्रिक जब हम होते हैं यानी कि एक सिटीजन को बहुत ही कम नंबर ऑफ आवर्स में या कम नंबर ऑफ मिनट्स में हमारी सर्विसेज डिलीवर हो जानी चाहिए। जैसे मैं बैंक में गई, मुझे जाकर कैश डिपॉजिट करना है तो मुझे 10-15 मिनट्स से ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने देना चाहिए बैंक के अंदर। ये बैंक को सिटीजन के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए। देन फिक्सिंग ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर सर्विस डिलीवरी यानी कि सर्विस डिलीवरी के लिए जवाबदार भी कोई इंसान वहाँ मौजूद होना चाहिए। नाउ अंडर RTPS in most of the states, process simplification and reduction in time for delivery of services has been attempted through the use of information technology। जैसे कि RTPS ने ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ताकि नंबर ऑफ स्टेप्स को हम रिड्यूस कर सके। जैसे बहुत पहले बैंकिंग का अगर हम स्ट्रक्चर जानते रहेंगे तो बैंक में काम कैसे होता था, एक रजिस्टर बना होता था, उस रजिस्टर के अंदर मैनुअली सबकी क्या होती थी, एंट्री होती थी, सबका एक एक रजिस्टर अपने अपने नाम का। मैनुअली आप आज कैश डिपॉजिट कर रहे हो, कल विड्रॉ करने आए हो, तो पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था। अब इस पेपर वर्क को एलिमिनेट कर दिया हमने, टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर दिया। आज पैसे भी निकालने हो तो बैंक में आपको पर्सनली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके फ़ोन में अगर आपका UPI है तो आप बहुत ही आसान तरीके से अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं ATM के ज़रिए। तो ये हमने टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया, तो हमने अपने कुछ प्रोसेसेस को क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया है। Now, for instance, in MP, online registration of applications started in August 2011 in offices of those designated officers that have computers। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया, MP में सबसे पहले आया है ना, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू कर दिया ऑफिसर्स के लिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी हैज़ बिन प्रोवाइडेड थ्रू द पोर्टल। एक गवर्नमेंट का ये पोर्टल है, यानी कि इस पोर्टल पे आप जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बार बार आपको वहाँ पर उस ऑफिस में विजिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। घर पे बैठे हो, ऑफिस में बैठे हो, गार्डन में बैठे हो, जिम में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, बस गवर्नमेंट की वेबसाइट डालो और आपका काम हो गया। तो इसे कहते हैं प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना, नंबर ऑफ स्टेप्स को हम जितना हो सके उतना रिड्यूस करें। नेक्स्ट आता है हमारा पब्लिक अवेयरनेस मेजर्स। A crucial implementation challenge pertaining to maintain citizen centricity in the service guarantees is educating citizens about the guarantees and how to utilize the appeal process provided in RTPS Act। यानी कि हम यहाँ पर चाहते हैं अपने सिटीजन सेंट्रिसिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो अपने सिटीजन्स को एजुकेट करो, पब्लिक सर्विसेज क्या होती है, कैसे काम करती है, पब्लिक सर्विसेज गारंटी हम इसको बुलाते हैं। तो इन सब के बारे में हम क्या कर सकते हैं, अपने सिटीजन्स को एजुकेट कर सकते हैं। The MP, UP and Rajasthan Acts provide for appeal with identified appellate authority if a person's application is rejected or service not provided within the time limit। तो MP, UP, राजस्थान जैसे राज्यों में क्या होता है, दे प्रोवाइड अपील विथ आइडेंटिफाइड अपीलिएट अथॉरिटीज़। तो आइडेंटिफाइड अपीलिएट अथॉरिटीज़ वहाँ पर आपके पास होती है जिनको आपको किसको अप्रोच करना है ये आपको ऑलरेडी पता होता है, और कौन से टाइम पीरियड में आपकी सर्विस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होती है, तो उस टाइम पीरियड के बारे में भी आपको मेंशन करके यहाँ पर मिलता है। अब बिहार का जो एक्ट है, इट प्रोवाइड्स फॉर अपील ऑन द सेम ग्राउंड्स बट इंस्टेड ऑफ 2 अपीलेट अथॉरिटीज प्रोवाइड्स फॉर 1 अपीलेट अथॉरिटी एंड 1 रिव्यूइंग अथॉरिटी, दस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ लेवल्स इन द अपील प्रोसेस। तो हमने अपील प्रोसेस में क्या किया, बिहार सेम प्रोसीजर फॉलो कर रहा है जो MP, UP और राजस्थान में, लेकिन MP, UP, राजस्थान में 2 अपीलेट अथॉरिटी होती है। हमने यहाँ क्या किया, एक अपीलेट अथॉरिटी रखी और एक रिव्यूइंग अथॉरिटी रखी। यानी एक अपीलेट अथॉरिटी के पास जाते हो, अगर उसने रिजेक्ट किया तो उसके ऊपर एक रिव्यू करने वाली अथॉरिटी कि इसका काम क्यों रिव्यू हुआ है। सेम काम सेकेंड अपीलेट का ही है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, अपीलेट अथॉरिटी को हटाकर रिव्यूइंग अथॉरिटी को रख दिया ताकि हम जितने नंबर ऑफ लेवल है अपीलिंग प्रोसेस में उसको रिड्यूस कर सकें।
The Delhi Act provides for the rights to timely service and compensation to the citizen if the service is not provided within the stipulated time period without the appeal process. तो दिल्ली एक्ट क्या बोलता है, टाइम पर सारी सर्विसेज जो है वो हमारे सिटीजन्स को मिलनी चाहिए और उसी के साथ साथ अगर नहीं मिलती है तो उसका कॉम्पेंसेशन अपने किसको देना ज़रूरी है, सिटीजन्स को देना ज़रूरी है, अगर आपने उनकी टाइमली डिलीवरी ऑफ सर्विस विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, मेंशन टाइम पीरियड में उनको नहीं दी है तो. Then it talks about challenges related to citizen awareness. Now, in the implementation of RTPS, it is not enough that citizens are made aware and given information about their rights and services notified under the Act. इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ RTPS का तो सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है कि आप सिटीजन्स को अवेयर करो, लेकिन आपको उनको इन्फॉर्मेशन भी देना है उनके राइट्स एंड सर्विसेज के बारे में जो उस एक्ट के अंदर इंक्लूड होती है. फॉर RTPS टू बी इफेक्टिव सिटीजन्स मस्ट नो. RTPS को इफेक्टिव बनाने के लिए सिटीजन्स को क्या पता होना ज़रूरी है, कंटेंट ऑफ द सर्विस, यानी कि पब्लिक सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आती है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट इशू करना, वोटर्स ID, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, राशन कार्ड, ये सारी सर्विसेज पब्लिक सर्विसेज होती है, तो इसके कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए सिटीजन्स को. सेकंड, एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन सी सर्विसेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो पता होनी चाहिए, और हर एक सर्विस को एक्सेस करने का प्रोसेस क्या है, उसका कॉस्ट क्या है. पब्लिक सर्विसेज अगर आप देखो बच्चों तो इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता है, 20, 50, 30, 40 रुपीज़, 100 रुपीज़, इस तरीके से बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट हमको देती है पब्लिक सर्विसेज के लिए. प्रोसेस ऑफ अप्रूवल, डिलीवरी एंड मेंटेनेंस ऑफ सर्विस, उन्हीं सर्विसेज की डिलीवरी और मेंटेनेंस के भी जो चार्जेस होते हैं और उसके जो प्रोसेस होते हैं ये भी पता होना बहुत ही ज़रूरी है हमारे सिटीजन्स को. वरना हम क्या करते हैं, हमको कोई सर्विस चाहिए, राशन कार्ड बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, एजेंट को ढूंढते हैं, उसके पास से काम करवाते हैं. तो एजेंट ने ऑलरेडी वो सारा नॉलेज लेकर रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे सिटीजन्स को भी इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन में पता हो. फिर आता है हमारा इम्पैक्ट. Now, interactions with government officials indicate that citizens have been generally more than happy with the implementation of RTPS Act. अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ हमको इंटरेक्ट करने मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें एक तसल्ली होती है कि हाँ भाई हमारा काम सही तरीके से हो रहा है. An additional district collector in MP stated that the act and its awareness has led to a notable change in perception amongst citizens. जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रह चुके हैं हमारे MP के, उनका ये कहना है कि ये जो अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं अपने सिटीजन्स के अंदर, सिटीजन्स का परसेप्शन जो है गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ चेंज होता है. सिटीजन्स नाउ बिलीव दैट वन नो लॉन्गर रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ मिडल मैन और पेइंग स्पीड मनी. जैसे मैंने आपको कहा, अगर आपके अंदर ऑलरेडी अवेयरनेस है, राशन कार्ड क्या प्रोसीजर है अप्लाई करना है, तो अगर आपको ये सिंपल सा प्रोसीजर पता है तो आपको किसी भी एजेंट का ढूंढकर उसे ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही काम आपका जो 50 में होता है उसके लिए आप एजेंट को 5-7 हज़ार देकर क्या करते हो, अपना काम आसान करने की सोचते हो कि मेरे पास भागदौड़ करने का टाइम इतना नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जहाँ आप टाइम बचाने जाते हो वहाँ आप अपना पैसा जो है वो गवा देते हो. A similar observation was made in Rajasthan. Since the service is guaranteed as also the time, citizens will wait if the service is delayed but not pay bribes. राजस्थान में ऑब्जर्व किया गया तो राजस्थान की तरफ से ये कहना है कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, सर्विस इज गारंटीड टू द सिटीजन्स, यानी कि ये सर्विस तुमको मिलने ही वाली है, तो गारंटीड है क्योंकि पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के अंदर आता है. सर्विसेज गारंटी है तो सिटीजन क्या करेंगे, अगर आपकी सर्विस डिलीवरी थोड़ी सी भी डिले होगी तो सिटीजन्स वेट करने के लिए तैयार है, लेकिन सिटीजन्स उस सर्विस के लिए ब्राइब पे करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आपको ऑलरेडी पता है प्रोसीजर क्या है तो आपको किसी और को पैसे खिलाकर वो काम करवाने की ज़रूरत है ही नहीं. तो आप अपना काम, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, प्रोसीजर सारा अच्छे से जानते हैं, तो आपको पैसे खिलाने की ज़रूरत नहीं और आपकी सर्विसेज आपको टाइम पर जो है वो मिल जाती है. तो ये है बच्चों हमारा सबसे ईजीएस्ट टॉपिक पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के अंदर या फिर राइट्स टू पब्लिक सर्विस एक्ट जो हमने देखा है. इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर कंप्लीट होता है. मिलती हूँ आपसे अपने एक न्यू लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.